मुझे इस दफा कांग्रेस ने जब प्रत्याशी बनाया तो मैं देख रहा हूं कि जब से प्रत्याशी बना हूं एक ही बात पत्रकार मुझसे एक ही सवाल बार बार करते हैं कि आपके सामने जो कैंडिडेट है अनुराग ठाकुर वो बहुत हैवीवेट कैंडिडेट है, 4 दफा के सांसद है और केंद्र में मंत्री है, पहले राज्य मंत्री रहे, अब केंद्र में मंत्री है, 9 रत्नों में एक रत्न है, उससे पहले वो बीसीसीआई के चेयरमैन भी रहे। लेकिन एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, शायद आपको उसके बारे में कम पता होगा। अनुराग ठाकुर जी का नाम जो है पूरा नाम लेफ्टिनेंट अनुराग ठाकुर बोला जाता है और लेफ्टिनेंट किसके आगे लगता है? जो फौज में होता है, फौज में लेफ्टिनेंट बनता है। मुझे तो ये समझ नहीं आया कि कब राजनीति करते करते ठाकुर साहब लेफ्टिनेंट बन गए, पर लेकिन हमारे बच्चों को इन्होंने अग्निवीर बना दिया। दिल्ली की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब फौज में भर्तियों का एक नया अध्यादेश जारी लेके आई, उन्होंने कहा कि आज के बाद जितने भी फौज में जाएंगे वो 4 साल की नौकरी होगी, ना पेंशन होगी, ना कोई मेडिकल फैसिलिटी होगी उसको। अगर वो युद्ध में मारा भी जाता है तो उसको जो सम्मान एक फौजी को मिलता था शहीद होने का, एक शहीद होने का जो मान सम्मान है वो भी उसके खाते में नहीं आएगा। मैं अनुराग ठाकुर जी से ये पूछना चाहता हूँ, भाई आप तो लेफ्टिनेंट भी है, आप बीसीसीआई के चेयरमैन भी बने और जब आपको केंद्र में मंत्री बनना था तो आपको बीसीसीआई के चेयरमैन पद से इस्तीफा देना था, तो अपने भाई को आपने उस पद पे बिठा दिया और आप केंद्रीय मंत्री भी बन गए। पर लेकिन एक बात बताइए, आप 20 साल से इस संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और तकरीबन 1 साल का 6 करोड़ रुपया आपको सांसद निधि मिलती है। आप मुझे बताइए कि कितना पैसा आपके गांव में लगा है? कोई एक व्यक्ति भी उठ के बताइए कि आपके एरिया में उन्होंने संसद निधि से कोई पैसा दिया हो। दायित्व नहीं बनता। आप नाम के एमपी हैं लेकिन हिमाचल प्रदेश की आवाज कभी नहीं उठाते। आपने भागड़ा बांध विस्थापित लोगों की या पौंग डैम विस्थापित लोगों की कभी आवाज नहीं उठाई संसद में। फिर हम क्यों उनको बार बार जिताते हैं? मुझे तो आज तक समझ नहीं है। संसद निधि अपनी नहीं लगाई उन्होंने यहाँ पे। उसके बाद जितनी बातें मैंने कही जो हिमाचल प्रदेश का हक दिल्ली दबाकर बैठी है उसके मामले में कोई बात नहीं करी, फिर भी हम उनको जिताकर भेजते हैं। और ये सवाल जब उन्होंने बार बार मैंने उनको कहा तो उन्होंने एक न्यूज 18 का पत्रकार था, उन्होंने बोला कि आप राजनाथ जी की बात का जवाब नहीं देते, वो आपके खिलाफ आपके ऊपर इल्जाम पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, आप उनका जवाब तो दीजिए, इसमें कितनी सच्चाई है। तो उनका एक जवाब था, ये लोकल मुद्दे हैं, आज इलेक्शन हिंदुस्तान का हो रहा है, भारत का हो रहा है, लोकल मुद्दों पे मैं बात नहीं करूंगा। मैं उनको पूछना चाहता हूँ, क्या हिमाचल प्रदेश के बच्चे जो है, जहाँ हिंदुस्तान के बच्चे जिनको आपने अग्निवीर बना दिया, खुद तो लेफ्टिनेंट बन गए, क्या वो हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जो हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी जिनका पैसा जो दिल्ली में फंसा हुआ है, क्या वो हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आपदा में इतना हमारा नुकसान हो गया, 500 से ज्यादा लोग मर गए, क्या वो हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, ये हिमाचल प्रदेश क्या हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? और वैसे भी जिस क्षेत्र से सांसद चुना जाता है उसका दायित्व ये होता है कि उस प्रदेश या उस संसदीय क्षेत्र का कोई भी मुद्दा हो उसको उठाने के लिए ही संसद में भेजा जाता है।
इधर उधर की बातें करके आप गांधी परिवार को कोसकर नेता बन गए। आपके मुख्यमंत्री पिताजी थे तो पहली दफा जीत गए, पहले पिताजी के कारण जीत गए, फिर परम पिता के कारण जीत गए। समझे? परम पिता मोदी जी की लहर, इनके लिए वो परम पिता ही है। कैसे है? फोन आता है जो कहते हैं वही करते हैं। मोदी जी ने बोल दिया कि आपने आपदा की बात नहीं करनी तो नहीं करनी। मैं ये कहता हूं कि अगर वोट मैं आपसे लूंगा हिमाचल प्रदेश की, क्या हिमाचल प्रदेश का जो मीरपुर संसदीय क्षेत्र है, अगर वोट मीरपुर संसदीय क्षेत्र के लोगों से लेना है तो संसद में आवाज भी मीरपुर संसदीय क्षेत्र की उठाऊंगा, इधर उधर की बातें नहीं करूंगा। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि आप आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हमने वादा किया था कि हम महिलाओं को 1500 देंगे। हमने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, 1500 की फॉर्म भरने शुरू हो गए, नोटिफिकेशन जारी हो गई। वो लोग चुनाव आयोग में गए, इन्होंने कहा कि नहीं, ये 1500 महिलाओं को भी नहीं मिलने चाहिए, नहीं तो इसका चुनाव में असर पड़ेगा, इनका रोक दो। मैं पूछना चाहता हूँ, आप सत्ता में आने के लिए 15-15 करोड़ रुपए के एमएलए खरीद सकते हैं, लेकिन आपदा में पैसे नहीं दे सकते। और 1500 महिलाओं के पैसे जब हम दे रहे हैं उससे तकलीफ हो रही है, लेकिन आप एमएलए खरीदने के लिए 15-15 करोड़ रुपए दे रहे हैं। निधि के पैसे की बात तो छोड़िए, मुझे तो ये समझ ही नहीं आया कि कम से कम 120 करोड़ रुपया जो उनको संसद निधि मिल चुकी है वो कहाँ लगी, यही समझ नहीं आया आज तक। कहाँ लगाई उन्होंने अपनी संसद निधि, वो भी बात छोड़िए। आपको पता है एक मंत्री, चाहे वो प्रदेश का हो चाहे वो केंद्र का हो, उसका एक अलग ही रुतबा होता है। अगर एक मंत्री चाहे तो अपने संसदीय क्षेत्र में, या एक मंत्री जो स्टेट का होता है वो अपने विधानसभा क्षेत्र में थोक में काम करवा सकता है, क्योंकि मंत्री की पावर ही एक ऐसी होती है। कभी आपको कोई फीलिंग आई कि अनुराग ठाकुर जी कभी मंत्री भी है, जब कैबिनेट में मंत्री है? फीलिंग तो तब आए जब आपके संसदीय क्षेत्र में उन्होंने विकास कराया हो, आपको दिखे कि ये काम जो है ये आपको उन्होंने करवाए हैं। काम को भी छोड़िए, मैं ये कहना चाहता हूँ, जब वोटें आपसे ली तो बात भी आपकी होनी चाहिए, 17 विधानसभा क्षेत्रों की बात होनी चाहिए। 4 दफा के सांसद है, एक बार नहीं जीते, 2 बार नहीं जीते, 3 बार नहीं जीते, 4 दफा मीरपुर के संसदीय क्षेत्र के लोगों ने इनको प्यार दिया और भोरी भर भर कर इनको वोटें दी, और पिछला इलेक्शन तो जो 4 लाख के मतों से जीते। और जब मुझे टिकट दी गई तो इन्होंने कहा कि हम एक और कार्ड बनाएंगे, 5 लाख से जीतेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ भाई साहब, इतना अहंकार इतना कि 5 लाख से जीतने की बात करते हैं आप। लेकिन मुझे ये तो बताइए कि कोई 5 काम कोई ऐसे आपने किए हो जो बताने लायक हो। अभी पीछे सवाल जवाब हुआ तो कह रहे थे कि ऊना की रेलवे लाइन भी हमने लेके आए। मैं उनको बताना चाहता हूँ राज ठाकुर जी, आपने तो राजनीति भी शुरू नहीं की थी जब ऊना की रेल लाइन बननी शुरू हो गई थी। 1990 की बात है ये। आप कांग्रेस के किए हुए कामों का आप श्रेय देते हो। आपने तो ये रेल पटरियां बेच दी, आपने तो जो हमारे कांग्रेस के बनाए हुए एयरपोर्ट थे वो बेच दी, आपने तो हमारी जो इंडस्ट्री थी, सरकारी इंडस्ट्री, उनको बेच दिया आपने तो इस हिंदुस्तान के हर एक काम आप कहते हैं कि कांग्रेस बताए कि 70 साल में क्या किया। मैं उनको बोलता हूं कि 70 साल की कमाई आपने 10 साल में गवा दी। जितना जब देश आजाद हुआ था दोस्तों, तो पहनने को कपड़े नहीं होते थे, और
महात्मा गांधी जो बैरिस्टर थे, जो बाहर से पढ़ के आए, सोचो कि उनके पिताजी कितने अमीर होंगे, पेंशन डालते थे। लेकिन जब एक सेवा में गए वो, उन्होंने देखा कि कितने लोग जो सिर्फ धोती में थे, ऊपर तन पे डालने को कपड़ा नहीं था। उस दिन उन्होंने प्रण किया कि मैं तब तक पूरे कपड़े नहीं पहनूंगा जब तक मेरी जनता तो पूरे कपड़ों में नहीं होगी। ये हालत थी देश की, और तब से उन्होंने धोती पहनना शुरू किया। इसीलिए उनको राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहा जाता है, जो लोगों के लिए त्याग करता है, इसलिए उनको याद किया जाता है। तो आपने तो जो हमने, और मैं उनको बताना चाहता हूँ, ये भाखड़ा बांध जो हमारा मीरपुर संसदीय क्षेत्र में आता है, देश आजाद हुआ, ऐसे 4 बांध हिंदुस्तान में देश आजाद होने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाने शुरू कर दिए। और बांधों का काम सिर्फ बिजली के लिए नहीं था, बांधों का काम बिजली बनाना तो था ही था, लेकिन उसके साथ नहरों के जरिए जल्दी से जल्दी आ जाती है। तो मोदी जी ने फिर बोला कि मेरे को हिमाचल आके मेरे को घर जैसा महसूस हुआ, सिरमौर में आए हुए आज। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जब आपदा आई हुई थी हिमाचल प्रदेश में, आपने हिमाचल आना गवारा नहीं समझा, आपने हिमाचल प्रदेश को 11,000 करोड़ रुपए जो हमारी हिमाचल की एजेंसियां और केंद्र की एजेंसियों ने बैठ के तय किया कि हमारा नुकसान जो है वो 11,000 करोड़ रुपया हो गया, और आपने वो पैसा भी नहीं दिया। हमारे लोग मर रहे थे, 500 से ऊपर लोग मर गए इस आपदा में। हमारे जो लोगों को 20,000 घर जो वो उजड़ गए, तब आप कहाँ थे? आज आपको घर की याद आ रही है कि हिमाचल मुझे अपना घर लग रहा है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप हिमाचल वोटों के टाइम में आते हैं, कभी सेतु बड़ी की बात करते हैं, कभी कहते हैं कि मुझे ये अपना घर लगता है। अगर घर लगता होता तो आप हिमाचल प्रदेश की मदद जरूर करते। मैंने अनुराग ठाकुर जी से पूछा कि आपने आपदा में मदद नहीं करी। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जनता को पता होनी चाहिए कि जब इससे पहले उत्तराखंड में भी एक आपदा आई थी, आप सबको याद होगा। जब उत्तराखंड में आपदा आई तो वहां पे भाजपा की सरकार थी और हम विपक्ष में बैठे हुए थे, तो वहां पे एक रेजुलेशन डाला गया कि इस आपदा में हम बहुत कुछ खो चुके हैं, इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। उसमें विधानसभा में रेजुलेशन पास हुआ, हम विपक्ष में बैठे थे, हमारे एमएलए ने भी वहां पे सिग्नेचर किए और सिग्नेचर हुए वहां पे, तो राष्ट्रीय आपदा घोषित हुई। हिमाचल प्रदेश में भी सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने इसी तरीके से एक बिल लाया, उसमें बोला कि इसको भी राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ से जीते विधायक जसवा परागपुर के, वो भी उसके बीच में थे 25 विधायक बीजेपी के, जिन्होंने उस बिल पर सिग्नेचर नहीं किए। अगर वो सिग्नेचर करते और दिल्ली से राष्ट्रीय आपदा घोषित होती तो 50,000 करोड़ रुपया हिमाचल प्रदेश को मिल सकता था। मदद ये भी नहीं करते, लेकिन राष्ट्रीय आपदा घोषित तो करते, क्योंकि राष्ट्रीय आपदा घोषित होने के बाद देश विदेश से भी मदद मिलती है। लोग आते हैं, देखते हैं कि इस प्रदेश में इतना नुकसान हुआ और आकर खुद मदद करते हैं, लेकिन ये भी गवारा इन्होंने नहीं समझा। मैंने उनसे पूछा कि जो हमने वादा किया था कि कर्मचारियों को हम ओल्ड पेंशन स्कीम देंगे, जब हमने पिछली दफा वादा किया था तब भी ये कहते थे कि नहीं, ये वोट की राजनीति कर रहे हैं, ये लोग जो है ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं देंगे। लेकिन हमने ओल्ड पेंशन स्कीम भी दी। उसके बाद हमने एक लेटर मोदी जी को लिखा, हमारी सरकार ने, सुक्खू जी ने, कि अब हमने ओल्ड पेंशन जो है वो दे दी है और हमारा एनपीएस और सरकार का पैसा 4.5 करोड़ रुपया, 4,500 करोड़ रुपया
एनपीएस के जो कर्मचारी है उनका था, और 4,500 करोड़ रुपया जो हमारी सरकार का जमा था। हमने कहा कि अब हम ओल्ड पेंशन स्कीम देते हैं, ये पैसा जो है हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों का है और हिमाचल प्रदेश का है, आप इसको वापस करिए।